गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे, हमारा राग रागनी वर्गीकरण का क्वेश्चन चला हुआ है और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से इसको कर रहे होंगे। अभी ये क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है, अभी और भी रहता है ये। तो इसका जो परिभाषा का सीक्वेंस बना था मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ आपको, ताकि आप उसको दोबारा मिला लें और फिर हम आगे चलेंगे। तो पहला हमारा राग रागनी वर्गीकरण के जो क्वेश्चन 3 लिखवाए थे वो तो मैंने लिखवाए थे। अब उसके बाद हमारी पहली डेफिनेशन बनती है प्राचीन काल और जाति वर्गीकरण की बनी, इसके बारे में हमने लिखा। उसके बाद ग्राम राग वर्गीकरण बना। फिर उसके बाद हमने किया शारंगदेव का 10 विधि राग वर्गीकरण। शारंगदेव के 10 विधि राग वर्गीकरण के बाद हमने किया ग्राम राग, राग और उपराग की परिभाषा इसी में ही, क्वेश्चन में ही। इसके बाद हमने भाषा, विभाषा और अंतर्भाषा के बारे में लिखा। और उसके बाद हमने शुद्ध, छायालग राग और संकीर्ण राग के बारे में कल लिखा हमने। और उसके बाद हमने मेल वर्गीकरण के बारे में लिखा। इसके बाद आता है आधुनिक काल में राग रागनी वर्गीकरण, इसके बारे में लिखा। इसमें थोड़ा लिख के इसकी डेफिनेशन रागांग वर्गीकरण किया हमने। और उसके बाद अब आपका आता है थाट वर्गीकरण, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज कि थाट का, इसी में क्वेश्चन में ये सारे पार्ट बने हुए हैं। तो थाट वर्गीकरण के बारे में आप अंडरलाइन करेंगे और लिखेंगे अभी। मध्यकाल में मेल राग वर्गीकरण प्रचलन में था। जो हमारा मध्यकाल था उसमें हम थाट, जैसे आज राग है उसमें थाट को मेल ही कहते थे। राग किस राग, राग जिससे जन्य होता है, राग जिसका जन्म होता है उसको थाट कहते हैं। मध्यकाल में इसको मेल कहते थे। तो परिभाषा में क्या कहता है, मध्यकाल में मेल राग वर्गीकरण प्रचलन में था। मेल राग और मेल थाट दोनों का एक ही अर्थ है। जैसे मैंने आपको बताया कि राग मतलब कि थाट को और मेल को, ये एक ही नाम है दो, चाहे उसको थाट कह लो चाहे उसको मेल कह लो। मध्यकालीन मेल की संख्या और नामकरण के कारण यह पद्धति छोड़ दी गई और आधुनिक काल में यह पद्धति थाट राग वर्गीकरण के नाम से प्रचार में आई। मतलब कि पहले इसको मेल राग वर्गीकरण कहा जाता था, अब जाके थाट राग वर्गीकरण के नाम से प्रचलन में हुई है। वर्गीकरण का मतलब जैसे मैंने पहले बताया आपको कि बांटना, वर्गों में बांटना, डिवाइड करना। तो आगे चलते हैं। श्री भातखांडे जी ने समस्त रागों को 10 थाटों में विभाजित किया। भातखांडे हमारे संगीत के बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, जो अपने 11th में भी उनका जीवन परिचय पढ़ा होगा कि इन्होंने संगीत के विषय में, भाई जो पहले जो संगीत बटा हुआ था घरानों में, उसको शिक्षा में लेके आए स्कूल कॉलेज में, वो इन्हीं के द्वारा किया गया था। अब इन्होंने क्या किया, रागों को 10 थाटों में विभाजित कर दिया। 10 थाटों में मतलब कि जो थाट मेन थे उन सभी रागों को 10 में विभाजित कर दिया, बांट दिया गया। तो पहला थाट क्या बना, बिलावल थाट। दूसरा कल्याण थाट, खमाज। चौथा काफी, पांचवा असावरी, छठा भैरवी, सातवां भैरव, आठवां पूर्वी, नौवां मारवा और 10वां तोड़ी। ये थाट राग हैं, ये 10 थाट हैं। और ये यही थाट आगे इनके नाम से, थाट के नाम से राग भी है। राग बिलावल भी है, राग कल्याण भी है, राग खमाज भी है, राग काफी भी है, असावरी भी है, भैरव भी है। इन सब के नाम हैं, ये थाट हैं लेकिन इनके नाम के राग भी हैं। आगे चलते हैं। मेल रागों के अंतर्गत रागों का वर्गीकरण किया गया। आधुनिक काल में थाट पद्धति उत्तम है और इसमें सुधार की आवश्यकता भी है। मतलब कि जो ये आधुनिक काल में जो मेल राग पद्धति है ये वैसे तो उत्तम है, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे मतभेद है, विचारों का आदान प्रदान चलता है, तो इसमें सुधार की आवश्यकता भी है। अभी ये क्या कहता है कि जनक थाटों में 7 स्वर लगते हैं, पर जन्य रागों में जैसे हमीर, केदार में 9 स्वर भी प्रयुक्त होते हैं। कुछ थाट ऐसे हैं जिनमें 7 स्वर प्रयोग में आते हैं और कुछ थाट ऐसे हैं जिनमें 9 स्वर भी प्रयोग में लाए जाते हैं। जो मूल स्वर थाटों में हैं वे अन्य रागों में नहीं हैं, जैसे कल्याण थाट, जन्य, केदार और हमीर राग में
शुद्ध मध्यम की प्रबलता रहती है। मतलब कि जो कल्याण थाट है ये कल्याण थाट से जो जन्य है, मतलब कि जिन कल्याण थाट से जिन रागों का जन्म हुआ, जैसे केदार का जन्म हुआ और हमीर का जन्म हुआ, तो इसमें शुद्ध मध्यम प्रबलता मतलब शुद्ध मध्यम लगता है। लेकिन कल्याण थाट की विशेषता यह है कि इसमें तीव्र मध्यम का प्रयोग होता है। लेकिन फिर भी ये कहता है कि जो वैसे तो कल्याण थाट से इनका जन्म हुआ केदार का और हमीर का, लेकिन इसमें शुद्ध मध्यम की प्रबलता है, मतलब शुद्ध मध्यम प्रयोग में अधिक लाया जाता है, परंतु कल्याण थाट में इसका अभाव है। आगे चलते हैं। खमाज थाट में दोनों निषाद का प्रयोग होता है, नी कोमल और नी शुद्ध, परंतु इसके जन्य राग देश और तिलक कामोद में दोनों में निषाद लगते हैं। यह जयजयवंती में भी दोनों गंधार व दोनों निषाद लगते हैं। कुछ थाट हमारे ऐसे हैं जिनमें उनके विपरीत स्वर समूह चलता है, शुद्ध भी लगते हैं, कोमल भी लगते हैं और तीव्र भी लगते हैं। इस तरफ से इन्होंने कहा है, जैसे खमाज थाट में दोनों निषाद लगते हैं, दोनों नी लगते हैं खमाज थाट में, लेकिन इसके जन्य में जो इससे खमाज थाट से जो जन्य है, जो जन्म हो राग देश का और तिलक कामोद का, उसमें दोनों नी लगते हैं। राग जयजयवंती में दोनों गंधार और निषाद लगते हैं। तो आज का आपका थाट का ये टॉपिक यहीं खत्म हुआ, थाट राग वर्गीकरण का। और बेटे अभी ये क्वेश्चन और भी है, बाकी आपका कल कराऊंगा, और इसको फटाफट आप अपनी नोटबुक में अच्छे से लिखें। आज मैंने सीक्वेंस इसीलिए बोला ताकि मान लो व्हाट्सएप पे आगे पीछे डेफिनेशन हो जाता है, तो आप इसको मिला के अच्छे से और सीक्वेंस से करें। थैंक यू।